नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि समाजशास्त्र प्रथम का द्वितीय अध्याय था, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना का पार्ट 2 मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिया था। और आज मैं आपको पार्ट 3 जो कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना पाठ से अवतरित है। तो इसमें पिछले वीडियो में मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था अकाल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय समाज की जनसंख्या की आयु संरचना क्या है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं भारतीय समाज की आयु की जनसांख्यिकी संरचना। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना किसे कहते हैं या भारतीय जो जनसंख्या है उसकी आयु संरचना क्या है, हमारा पार्ट 3 जो कि पार्ट 2 समाजशास्त्र प्रथम पार्ट 2 से रिलेटेड है। तो देखिए, भारतीय समाज की आयु संरचना से क्या तात्पर्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, बहुत ही ढंग से पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें देखिए, किसी भी क्षेत्र की प्रजनन दरें अलग अलग होती हैं, यानी कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उसकी जो प्रजनन दरें होती हैं, यानी जो प्रजनन वाली प्रतिशत होता है, दरें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार आयु संरचना में भी बहुत अधिक क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है। नहीं, जिस प्रकार किसी क्षेत्र की प्रजनन दरें अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रजनन दरें अलग अलग होती है उसी प्रकार वहाँ की आयु संरचना भी अधिक यानी अलग अलग होती है। यानी बच्चों, आप कह सकते हैं कि प्रजनन दर का अर्थ होता है कि जैसे एक परिवार में भाई जितनी संतानें होती हैं सब एक साथ पैदा नहीं होती हैं, सब कुल दोनों के बीच में से एक संतान आज हुई तो 1-2 वर्ष बाद होती, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। तो जो ये इनके बीच में अंतर पाया जाता है वही इनकी आयु संरचना कहलाती है। यानी इनकी संरचना में अंतर होता है, तो वही जब प्रजनन दर अलग अलग होती है तो इनकी आयु की संरचना में भी अंतर पाया जाता है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 0 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को युवा जनसंख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो जन्म से लेकर के, 0 का अर्थ होता है जो जन्म लेते हैं, और 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? युवा जनसंख्या कहते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह कुल जनसंख्या का 32% है। यानी हमारे देश में जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें 0 से लेकर के यानी जन्म से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चों की संख्या थी वो कुल जनसंख्या का 32% थी। समझ गए? उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि 15 से 62% यानी 62 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। यानी कह सकते हैं आप 15 वर्ष से लेकर के और 62 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह कुल जनसंख्या का 63% है। यानी जो वर्ष 2011 में जनगणना हमारी हुई थी उसमें 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु के लोगों की जो जनसंख्या थी वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती थी, और यह कितने प्रतिशत थी? 63% थी। समझ गए बच्चों? अब तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वृद्ध या सेवानिवृत्त जनसंख्या कहा जाता है। यानी जो 60 प्लस हो जाते हैं, कह सकते हैं 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब उसके अधिक जनसंख्या हो जाती है तो ऐसे आयु वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम वृद्ध कहते हैं, या सेवानिवृत्त, अर्थात सरकार जो सेवा से हटा देती है, उनको सेवा से मुक्त कर देती है, तो उन्हें हम सेवानिवृत्त जनसंख्या कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह कुल जनसंख्या का 8% है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। तो इस प्रकार भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना क्या है कि 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को युवा जनसंख्या कहा जाता है। यह संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 32% है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और 15 से 62% आयु वालों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, और यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 63% है। तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को या उन्हें हम वृद्ध या सेवानिवृत्त जनसंख्या कहते हैं, और इनकी जो जनसंख्या थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8% थी। ठीक है, तो ये जो हमारी है भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। जो इनके बीच का जो भाग होता है वही आयु संरचना कहलाता है। अब देखते हैं बच्चों, वर्ष 2026 तक भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में काफ़ी परिवर्तन आने की आशा है। यानी हमारी जो अग्रिम जनसंख्या की गणना होगी वर्ष 2026 तक, यानी कह सकते हो एक छोड़कर बीच में जो दूसरी होगी, तो उसे वर्ष 2026 तक भारतीय जनसंख्या की आयु जो संरचना उसमें बहुत बड़ी परिवर्तन आने की आशा है, जिसमें 0 से 14 वर्ष की आयु संरचना वाले व्यक्तियों की संख्या 23% हो सकती है, और 15 से 62
वर्ष की आयु वाले जो कार्यशील व्यक्ति हैं उनकी कुल जनसंख्या का प्रतिशत 64% हो सकता है, तथा 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं उनका 12% हो सकता है। ठीक है, ये आंकड़ा वर्तमान में होने की संभावना है। फिर अब देखते हैं बच्चों आगे, भारत में लिंगानुपात से आशय बताइए, यानी भारत में लिंगानुपात से क्या आशय है। तो स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक या लिंग संतुलन को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी भारत में जो स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या में जो लैंगिक या लिंग संतुलन को लिंगानुपात कहा जाता है, या आप कम शब्दों में कह सकते हैं स्त्री पुरुष अनुपात में जो जनसंख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत में 1000 पुरुष जो होते हैं, आप कह सकते हैं 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं पाई जाती हैं वर्तमान में। तो इस प्रकार ये हमारा स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कहलाता है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां हैं तो वर्तमान में, तो ये हमारा जो इनके बीच का अंतर है वो लिंगानुपात कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं 1000 अनुपात 940। ठीक है, दूसरा है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये परिभाषा आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात 1000 अनुपात 940 है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए बच्चों, बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात के लेखे जोखे का कार्य 1961 में प्रारंभ हुआ था। यानी जो बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात था, इसका जो लेखा जोखा था, इसका कार्य 1961 में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए बाल लिंगानुपात क्या है। देखिए लिंगानुपात दूसरी चीज़ है। लिंगानुपात में कह सकते हैं मैरिज व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी शादी हो जाती है, अर्थात जो जोड़े में रहते हैं स्त्री और पुरुष, तो उनको हम लिंगानुपात में सम्मिलित करते हैं। लेकिन जो बाल लिंगानुपात होता है इसमें हम अनमैरिज बच्चों को शामिल करते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है उनको शामिल करते हैं। तो प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या ही बाल लिंगानुपात कहलाती है। प्रश्न बनता है बच्चों हमारा कि बाल लिंगानुपात से क्या आशय है, समझाइए। तो प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या ही बाल लिंगानुपात कहलाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 914 है। यानी बाल लिंगानुपात के अंतर्गत 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर 914 स्त्रियां थी, 914 बालिकाएं थी। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं चैप्टर की दृष्टि से, और 2000 जो हमारा 21 है इसमें आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आगे देखिए बच्चों, बच्चों आगे पढ़ाने से पहले हम एक ये बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आपको प्रदान करता रहूँगा। तो देखिए अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न बनता है, लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण हैं। यानी जो लिंगानुपात है भारत में जो बहुत तीव्र गति से गिरता जा रहा है, अर्थात महिलाएं कम होती जा रही हैं या बच्चे का जो बालिकाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, इसका कारण प्रमुख क्या है। तो इसका कारण, लिंगानुपात के कारण जो होते हैं वो निम्नलिखित है। मैंने नंबर 1 होता है इसका बच्चों जागरूकता का अभाव। अब जागरूकता का अभाव क्या है, यानी जो पुरुष होते हैं वो जागरूक कम होते हैं, अर्थात जो अशिक्षित पुरुष होते हैं या जागरूक नहीं होते हैं उसके कारण वे लड़कियों को श्रेष्ठ स्थान परिवार में नहीं देते हैं और उन्हें भ्रूण में ही उनकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, इसलिए जागरूकता का उनके अंदर अभाव पाया जाता है, वो बालक और बालिकाओं में भेद मानते हैं। दूसरा हमारा लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। देखिए लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव क्यों रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो मानते हैं कि अभी भविष्य में जब आज लड़की उत्पन्न होती है तो आगे चल के वो उसके लिए शादी विवाह के लिए अत्यधिक खर्च लगेगा, इसलिए वो लड़कियों के प्रति हमेशा उपेक्षा का भाव रखते हैं कि उसको तो दूसरे घर जाना है, और जो लड़का होता है उसको अपनी संपत्ति का वारिस मानते हैं, इसलिए लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा नंबर है भ्रूण हत्या या बाल हत्या। भ्रूण हत्या या बाल हत्या क्यों होती है, क्योंकि लड़कों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है और लड़कियों को निम्न स्थान दिया जाता है, इसलिए लोग घर में ही भ्रूण हत्या करवा देते हैं। फिर मातृत्व मृत्यु दर। आप देखिए मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, यानी ऐसे व्यक्ति जो कह सकते हैं अनैतिक संतानों को जन्म देते हैं, तो ऐसे में यदि उन संतानों को नष्ट किया जाता है तो नष्ट करते समय माताओं की भी मृत्यु कभी कदार हो जाती है, जिसे हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने बताई थी। मातृत्व क्या है, यानी प्रति 1000 माताओं के पीछे, यानी गर्भवती महिलाओं में प्रसव के दौरान मरने वाली जो माताएं होती हैं उनकी संख्या को ही हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने वाली संख्या को ही हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है बालिका हत्या। ये का सर्वाधिक कहाँ होती है, जो बालिका हत्या है वो सर्वाधिक पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में होती है। ठीक है, फिर अगला दहेज प्रथा का प्रचलन। देखिए दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक है, जिसके कारण लोग दहेज से बचने के लिए ही
लड़कियों को मार देते हैं या भ्रूण में हत्या उनकी करवा देते हैं। फिर अगला है सोनोग्राफी द्वारा लिंग की जानकारी करना। देखिए सोनोग्राफी एक ऐसी तकनीक होती है बच्चों जिसके द्वारा लिंग की जानकारी की जाती है, यानी गर्भ में पल रहे जो लिंग होते हैं अर्थात वो स्त्रीलिंग यानी बालिका है या बालक, उसकी जानकारी होती है जिसके माध्यम से वो उसे घर में ही नष्ट करवा देते हैं। तो ये जो लिंगानुपात के गिरावट के प्रमुख कारण हैं, यानी इन कारणों की वजह से भारत में लिंगानुपात में कमी आ रही है। तो आगे देखते हैं प्रसव तथा नैदानिक प्रविधियां अधिनियम यह नामक यह कानून 1999 से लागू है, यानी प्रसव तथा नैदानिक प्रविधियां अधिनियम नामक यह कानून 1999 से लागू है, जिसे 2003 में और अधिक प्रबल बना दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों बिंदु है कि प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधि अधिनियम नामक यह कानून कब बनाया गया, तो 1999 में से लागू किया गया और इसे 2003 में और अधिक प्रबल यानी मजबूत कह सकते हैं बना दिया गया। ठीक बच्चों, तो एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैप्टर है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और पर आगामी आने वाली आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं आगे आपको इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर दे सकूं। तो देखते हैं बच्चों, अब आगे हमारा अगला प्रश्न बनता है कि साक्षरता से क्या आशय है या साक्षरता किसे कहते हैं। तो देखिए शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक होता है। सभी लोग जानते हैं कि जब तक आप साक्षर नहीं होंगे तब तक आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं, इसलिए शिक्षित होने के लिए साक्षर होना अति आवश्यक है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का ही महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप साक्षर हैं तभी आप शक्ति संपन्न होने यानी जो साक्षरता होती है उसी से ही शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन साक्षरता ही होती है। स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता के स्तरों में सुधार हुआ है, यानी जो स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता के स्तर जो आए उसमें सुधार हुआ है तथा लगभग जनसंख्या का 2/3 भाग साक्षर है। स्वतंत्रता के बाद लोग क्यों साक्षर हुए, क्योंकि सबसे पहले जब कैसे कि ब्रिटिशों का शासन था तो उनमें सामान्य लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबको स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार मिल गया, जिसके कारण लगभग स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता के स्तरों में सुधार हुआ है। तो देखिए आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 9, यानी जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार ब्रिटिश काल की जनसंख्या जो थी साक्षर जनसंख्या उसमें से आज की जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई है। तो इसलिए कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 9% बढ़ी है तथा पुरुषों में यह लगभग 6% बढ़ी है और 3% जो है वो महिलाओं में बढ़ी है। ठीक है, फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74% है, जिसमें पुरुष 81.1% तथा महिला 65.4% है। यानी जो वर्ष 2011 की जनगणना बच्चों हुई थी उसमें उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 74% थी और जिसमें इस 74% में पुरुषों की संख्या कितनी थी, साक्षर पुरुषों की संख्या 82.1% थी तथा महिलाओं की संख्या 65.4% थी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है, जहाँ कितनी पाई जाती है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 93.91% थी, लेकिन वर्तमान में जो आज के समय में है ये 96.2% हो गई है बढ़कर। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 93.91% थी और आज जो वर्तमान में 96.2% हो गई है, यानी इसमें साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। फिर आगे राजस्थान का साक्षरता दर यानी सबसे कम, एक पॉइंट छूट रहा था हमारा, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जिसमें 63.82% जनसंख्या ये कह सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर थे। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था और यहाँ का साक्षरता प्रतिशत 63.82% था, जो कि वर्तमान में बढ़कर 70.9% हो गया। ठीक है, यानी वर्तमान में भी इसकी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। फिर आगे राजस्थान का साक्षरता दर जो है साक्षरता प्रतिशत वो 69.7% तथा दिल्ली का साक्षरता प्रतिशत 88.7% है। राजस्थान का कितना 69.7 तथा दिल्ली का 88.7% है और भारत का साक्षरता प्रतिशत वर्तमान में 74.04% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है कि 74.04% है। तो ठीक है बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैं दिए गए थे
जो साक्षरता दर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न बनता है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.8% है। नगरीय जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.2% है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 68.2% और नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.8%। समझ गए? अब देखिए हमारा अगला प्रश्न बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर प्रवसन का क्या कारण है। यानी जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है उसका शहरों की ओर जो प्रवसन है या शहरों की ओर प्रस्थान करने का क्या कारण है। तो सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर प्रस्थान का मुख्य कारण है जागरूकता, यानी लोगों में जागरूकता आई है जिसके कारण वो गांव को छोड़कर, ठीक है, शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और हमारा दूसरा है संसाधनों की कमी, दूसरा पॉइंट बनता है संसाधनों की कमी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने संसाधन नहीं है जिनका प्रयोग करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यानी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, इसलिए संसाधनों की कमी के कारण वो शहर की ओर ज़्यादा प्रस्थान करते हैं। और बच्चों हमारा तीसरा है रोजगार का अभाव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण लोगों के लिए रोजगार का अभाव रहता है, यानी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसके कारण वह शहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और हमारा चौथा पॉइंट बच्चों बनता है उद्योगों की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए वे उद्योगों की तलाश में शहरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। फिर अगला है पारिवारिक विखंडन। पारिवारिक विखंडन क्या है कि परिवार सभी के परिवारों में अनेक समस्याएं आती रहती जिसके चलिए यह कह सकते हैं जिसके द्वारा परिवार का विखंडन हो जाता है और लोग गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। फिर अगला हमारा पॉइंट है भूमि की कमी के कारण। अब देखिए भूमि की कमी के कारण क्या होता है कि भूमि की जो कमी होती है, कह सकते हैं जब परिवार में भूमि की कमी होती है जिसके कारण वे अपनी भूमि पर, निजी भूमि पर खेती करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करना ज़्यादा लाभकारी मानते हैं। ठीक है, तो अपनी जो पैतृक भूमि होती है उसे छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हुए और आगे हम देखते हैं बच्चों जिसका अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, शहर। शहर क्या है? तो शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया, यानी जो शहर है हमारे इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया, ये भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शहरों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दो भागों में। नंबर एक महानगर और दूसरा विराट नगर। महानगर को हम क्या कहते हैं? मेट्रोपोलिस। महानगर को क्या कहते हैं? महानगर अर्थात मेट्रोपोलिस उसे कहा जाता है। और जो विराट नगर होता है उसे मेगापोलिस कहा जाता है। विराट नगर को क्या कहा जाता है? मेगापोलिस। तो अब देखते हैं महानगर क्या होते हैं। सबसे पहले मेट्रोपोलिस किसे कहते हैं? ये मेट्रोपोलिस या महानगर किसे कहते हैं? तो ये आधारभूत संरचना वाले शहर होते हैं, यानी जो मेट्रोपोलिस या महानगर होते हैं ये आधारभूत संरचना वाले शहर होते हैं और इनके कई उपनगर अलग अलग होते हैं। यानी जो मेट्रोपोलिस होते हैं ये आधारभूत यानी आधारभूत संरचना वाले होते हैं और इनके कई नगर जो होते हैं वो उपनगर, जो छोटे छोटे उपनगर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि। इन सभी नगरों को हम क्या कहते हैं? मेट्रोपोलिस कहते हैं और इनके कई उपनगर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा विराट नगर क्या है? ये मेगापोलिस कहते हैं इसे। विराट नगर को क्या कहा जाता है? मेगापोलिस। ये आधारभूत संरचना वाले शहर ये भी होते हैं, जो मेगापोलिस होते हैं ये भी आधारभूत संरचना वाले शहर होते हैं, लेकिन इसमें उपनगर शामिल होते हैं। देखिए इसमें अलग अलग उपनगर होते हैं जो मेट्रोपोलिस है, लेकिन मेगापोलिस में इसमें उपनगर जो होते हैं वो शामिल होते हैं, इसमें मिले जुले हुए होते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र, ठीक है, जो एनसीआर क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसका एनसीआर क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? मेगापोलिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आगे है, भारतीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारतीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। भारतीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1952 में की गई थी। इस कार्यक्रम द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की दिशा में जनसंख्या की दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, यानी इस कार्यक्रम के द्वारा किसे प्रभावित करने का प्रयास किया गया था? इस कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की दिशा में जनसंख्या की दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। तो भारतीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1952 में की गई थी और इस कार्यक्रम के द्वारा आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की दिशा में जनसंख्या की
दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। समझ गए। अब बच्चों हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसी चैप्टर से है, जनसंख्या नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो किसी भी जनसंख्या की नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, वहाँ के व्यक्तियों का जागरूक होना, ठीक है, दूसरा जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, और तीसरा है गर्भ निरोधक पद्धतियों का प्रयोग करना, ठीक है, गर्भ निरोधक जो पद्धतियाँ होती हैं उनका उपयोग करना, जिसके कारण जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। ठीक, तो जनसंख्या नीति के प्रमुख उद्देश्य होते हैं कि व्यक्तियों का जागरूक होना चाहिए, जिससे वह सीमित और सभ्य जनसंख्या का निर्माण कर सकें, और जनसंख्या पर नियंत्रण रखें, जिससे अधिक जनसंख्या उनके ऊपर बोझ स्वरूप न हो। ठीक, और किस माध्यम से जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं, गर्भ निरोधक पद्धतियों के अध्ययन से। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक बचता है, इसमें लास्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो था 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात लगाया था। 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण हेतु कठोर कदम उठाए गए थे। जो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद कर ले, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। 1975 से 77 के बीच में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण हेतु कठोर कदम उठाए गए थे, जिसमें स्त्री तथा पुरुषों की अनियंत्रित तरीके से नसबंदी की जाती थी। अनियंत्रित तरीके से मतलब कह सकते हैं जबरन जबरदस्ती पकड़ के इनकी नसबंदी की जाती थी, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध लग सके। ठीक है, ये अनैतिक ढंग से किसी की इच्छा के बगैर की जाती थी। तो इसके मुख्य कारण क्या थे, बंध्याकरण हेतु डॉक्टरों पर अधिक दबाव डाला गया था, यानी व्यक्तियों के जो पुरुष होते थे उनके नसबंदी अर्थात बंध्याकरण के लिए उन जो डॉक्टर हायर किए गए थे, यानी जो डॉक्टर नियुक्त किए गए थे, उन डॉक्टरों पर बहुत दबाव डाला गया था, जिसके कारण वो जबरदस्ती ऑपरेशन करते थे, या कह सकते हो कि बहुत जबरदस्ती नसबंदी कर देते थे। और दूसरा है परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण किया गया था। इसमें परिवार नियोजन का नाम बदल करके जो परिवार नियोजन का अर्थ होता है परिवार को सुसंगठित यानी सीमित परिवार का निर्माण करना, लेकिन परिवार कल्याण किया गया था। परिवार कल्याण यानी जो परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कब किया गया था, तो परिवार नियोजन का नाम बदल करके परिवार कल्याण 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय आपातकाल में ही किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों बिंदु है कि राष्ट्रीय आपातकाल का समय क्या था। राष्ट्रीय आपातकाल का समय 1975 से 77 के बीच था, जिसमें इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था और जनसंख्या नियंत्रण हेतु उन्होंने कठोर कदम उठाए थे, जिसमें पुरुषों और स्त्रियों को अनियंत्रित तरीके से नसबंदी की जाती थी। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर हम अपने चैप्टर को विराम देते हैं और आज से ये चैप्टर समाप्त होता है हमारा। इसके आगे हम अपना अगला चैप्टर अपने भी अगले वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें, और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।